नमस्कार छात्रों, संस्कृत ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूँ श्रीमती सीमा श्रीवास्तव। पिछले वीडियो में हमने साहित्य भाग के अंतर्गत महाकवि कालिदास पर आधारित कुछ प्रश्न और उनकी कृति पर आधारित कुछ प्रश्नों का हमने समाधान बताने की कोशिश की थी। अब उसी साहित्य की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम महाकवि बाणभट्ट के विषय में आपको कुछ बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम आपको ये बता दें कि महाकवि बाणभट्ट जो है वो गद्य कवि है। ठीक, ये गद्य सम्राट कहे जाते हैं। गद्य कवियों में महाकवि बाणभट्ट, सुबंध और दंडी, इन तीन कवियों का नाम लिया जाता है। ठीक है, गद्य का जो प्रारंभ है वो शुक्ल यजुर्वेद से माना जाता है। ठीक है, गद्य का जो प्रारंभ हुआ वो शुक्ल यजुर्वेद से माना जाता है। इससे पहले पद्य की ही परंपरा थी। तो गद्य कवियों में महाकवि बाणभट्ट, सुबंध और दंडी का नाम लिया जाता है। तो आज हम महाकवि बाणभट्ट के विषय में कुछ बताने जा रहे हैं। बाणभट्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है संस्कृत साहित्य के लिए, और साहित्य की चर्चा हो और महाकवि बाणभट्ट से कोई प्रश्न ना उठे, ये असंभव बात है। ठीक है, तो इसीलिए आज हम महाकवि बाणभट्ट के विषय में आपको कुछ बताने जा रहे हैं। ठीक है, अब महाकवि बाणभट्ट का जीवन परिचय आदि से आधारित कुछ हम आपको प्रश्न बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय आज बताना चाह रहे हैं। तो इन्होंने दो काव्य की रचना की है, हर्षचरित और कादंबरी। हर्षचरित एक आख्यायिका है और कादंबरी एक कथा है। ठीक, तो अच्छा, और सबसे मुख्य बात इसमें यह है कि महाकवि बाणभट्ट एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने स्वयं हर्षचरित के प्रथम दो उच्छ्वास में अपने कवि वंश का परिचय दिया। इन्होंने अपने बारे में स्वयं लिखा है कि मैं अपने जन्म स्थान के बारे में, अपने बारे में, हम कौन थे, क्या थे, ये स्वयं इन्होंने लिखा है। जबकि हमने कालिदास के विषय में आपको बताया था संदर्भ में कि उन्होंने अपने बारे में कहीं पर कुछ भी नहीं लिखा। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि इनका जो जीवन परिचय है, वृत्तांत है, ये हम सभी लोगों के लिए अज्ञेय नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने स्वयं ही अपने बारे में लिखा। हर्षचरित के प्रथम दो उच्छ्वास में इन्होंने अपने बारे में काफी कुछ बताया है, लिखा है, और उसी को आज हम आपके सामने बताने जा रहे हैं। तो इन्होंने हर्षचरित में जो अपनी वंशावली दी है उसी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, महाकवि बाणभट्ट गद्य कवि हैं। इनकी वंशावली, वंश परिचय क्या है इनका? ये वत्स, इनके पूर्वज थे, सबसे पहले थे वत्स, उसके बाद हुए कुबेर, कुबेर के बाद हुए पाशुपत, पाशुपत के बाद हुए अर्थपति, और अर्थपत के बाद हुए चित्रभानु, और चित्रभानु के जो पुत्र हुए कौन? महाकवि बाणभट्ट। और महाकवि बाणभट्ट के पुत्र कौन थे? पुलिंद भट्ट। ठीक, फिर से देख लीजिए, वंश परिचय में वत्स है। ठीक, इनकी वंशावली जो है वत्स से प्रारंभ होती है, वत्स। उसके बाद हुए राजा कुबेर, उसके बाद हुए पाशुपत, उसके बाद हुए अर्थपति, उसके बाद हुए चित्रभानु, उसके बाद हुए बाणभट्ट, और उसके बाद इनके पुत्र हुए पुलिंद भट्ट। तो ये थी इनकी वंशावली, वंश परिचय, जो इन्होंने दिया है हर्षचरित के प्रथम दो उच्छ्वास में। ठीक, अब तो उस आधार पर इनका जो जन्म समय है वो 6ठी शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। ठीक, अर्थात 606 पूर्व, और जीवनांत का 7वीं सदी का पूर्वार्ध माना जाता है। 606 से लेकर 647 तक इनका माना जाता है समय। और इनका जो जन्म स्थान था वो प्रीतिकूट नामक गांव था। कौन सा गांव था? प्रीतिकूट। सोन नदी के किनारे पर प्रीतिकूट नामक एक गांव बसा हुआ है। ठीक, वही उनका जन्म स्थान। इनके पिता का नाम चित्रभानु था, यह हम आपको वंशावली में भी बता चुके हैं। पिता का नाम था क्या? चित्रभानु। और इनकी माता का नाम था क्या? राजदेवी। क्या नाम था इनकी माता का? राजदेवी।
और इनके आश्रयदाता कौन थे? सम्राट हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन का नाम आपने इतिहास में सुना होगा कि बहुत दानी राजा थे, ठीक, और माघ मेले में, कुंभ में आते थे और अपनी सारी संपत्ति दान में देकर चले जाते थे, ठीक। तो उन्हीं महाराज हर्षवर्धन की ये दरबारी कवि थे, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि पहले तो महाराज हर्षवर्धन ने इनका सम्मान नहीं किया, ठीक है, और भुजंगो अयम आयाता ऐसा कहकर इनका निरादर किया। लेकिन बाद में इनकी काव्य प्रतिभा से खुश होकर महाराज हर्षवर्धन ने इनको अपनी राजसभा में स्थान दिया। और ऐसा कहा जाता है कि महाराज हर्षवर्धन बाणभट्ट को स्वयं 2 पान और 1 आसन इनके सम्मान में दिया करते थे, ठीक। इसके बाद इनका जो कुल था वो ब्राह्मण कुल था, ठीक। और इनका जो वंश था, जो इनका गोत्र था, वो क्या था? वात्स्यायन। वत्स से इनका गोत्र पड़ा क्या? वात्स्यायन। इनके जो पूर्वज थे, सबसे प्रथम पूर्वज वत्स थे, तो वत्स से ही वात्स्यायन इनके गोत्र का नाम हुआ। और उपाधि क्या है इनकी? तुरंग। तुरंग उपाधि इनको मिली। और हर्ष द्वारा प्रदत्त उपाधि, महाराज हर्षवर्धन ने इनको जो उपाधि दी थी, क्या? वैश्यवाणी कवि चक्रवर्ती की उपाधि से इनको सम्मानित किया था, ठीक। और चंद्रदेव ने इनको वाणस्तु पंचानना कहा। चंद्रदेव ने इनको, इनकी उपाधि के इनको क्या कहा? वाणस्तु पंचानना। ये चंद्रदेव की उपाधि है, चंद्रदेव ने इनको उपाधि दी थी। अच्छा, अब इनके काव्य की रीत क्या थी? पांचाली। रीत क्या थी इनकी? पांचाली। और इनके काव्य का गुण क्या था? ओज। अच्छा, और ये चूंकि गद्य के कवि थे, तो इनके जो लेखन जो था वो समास बहुला शैली थी। इनके इतने क्लिष्ट हैं, इनके जो रचित जो शब्द हैं इतने कठिन हैं, क्लिष्ट हैं, और इतने इतने विशेषण हैं, ठीक। उसमें समास बहुल शैली का इन्होंने प्रयोग किया है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो कुछ बातें थी आपको महाकवि बाणभट्ट के जीवन वृत्त के विषय में, ठीक है। आप देख लीजिए, चाहे तो आप इससे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक। और तो इनके जीवन वृत्त पर आधारित जो भी प्रश्न है वो आपके सामने है, और इसमें से ही जो बेसिक चीज है इसमें से ही आपको पूछ ली जाएगी, इसी में से आपके ऊपर क्वेश्चन बन जाएगा। टेट और सुपर टेट का हम आपको चूंकि तैयारी करवा रहे हैं, तो इसी पर आधारित प्रश्न ही आपसे पूछ लिए जाएंगे, इसी में से क्वेश्चन आपका बन जाएगा, फंस जाएगा एग्जाम में, चाहे टेट हो चाहे सुपर टेट की बात हो, ठीक है। अब हम इनकी कृतियों के विषय में कुछ बताने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब महाकवि बाणभट्ट की कृतियों के विषय में आते हैं, ठीक। इनकी 2 ही कृतियां मिलती हैं, कौन कौन सी? पहली है हर्षचरित और दूसरी है कादंबरी, ठीक है। अब हर्षचरित, तो चूंकि ये राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और राजा हर्षवर्धन इनके आश्रयदाता थे, तो इसलिए उन्होंने महाराज हर्षवर्धन के जीवन वृत्तांत, उनके राज्य की जो राजनैतिक स्थिति, उस समय जो राजनैतिक दशा थी उनके राज्य की, उन सबको आधार बना करके, ठीक है, हर्षचरित नामक एक आख्यायिका ग्रंथ की रचना की, ठीक है। साहित्य की विधा की दृष्टि से जो हर्षचरित है वो एक आख्यायिका है, ठीक। हर्षचरित क्या है? एक आख्यायिका है। क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि हर्षचरित जो है भागों में विभक्त है, कथा है, आख्यायिका है, उपन्यास है, ठीक है, क्या है?
निबंध है, नाटक है, क्या है? साहित्य की कौन सी विधा है? पूछ सकता है कि हर्षचरित साहित्य की विधा के अंतर्गत है। 4 ऑप्शन दे सकता है। तो उसमें अगर आख्यायिका दिया है तो आप उस पर टिक करिए, और अदरवाइज इनमें से कोई नहीं पर टिक कर दीजिए। तो हर्षचरित क्या है? साहित्य की विधा की दृष्टि से आख्यायिका है। इसमें 8 श्वास है, ठीक है। और जिसको अभी हमने बताया कि इसके प्रथम 2 श्वास में इन्होंने जो है अपनी वंशावली, वंश परिचय स्वयं दिया है इसमें, ठीक है। तो 8 उच्छ्वासों में विभक्त है। इसमें महाराज हर्षवर्धन का जीवन वृत्तांत, उनके राज्य की राजनीतिक दशा आदि का वर्णन किया है, ठीक है। पूरी उनकी कहानी है उसमें, ठीक। और उसके बाद महाकवि बाणभट्ट की सबसे प्रमुख कृति है क्या? कादंबरी, ठीक। कादंबरी साहित्य की विधा की दृष्टि से किसके अंतर्गत आता है? कथा के अंतर्गत आता है, ठीक। कुछ लोग इसे आख्यायिका भी मानते हैं, लेकिन साहित्य की गद्य विधा की दृष्टि से कादंबरी क्या है? एक कथा है, ठीक। और ये काल्पनिक कथा है, ठीक है। और ये 2 भागों में विभक्त है, क्या? पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्व भाग है इसका और उत्तर भाग है, ठीक। तो इन्होंने पूर्व भाग लिखा, उत्तर भाग भी लिखा, और ऐसा कहा जाता है कि उत्तरार्ध इनका पूरा नहीं हो पाया, और इसका जो शेष बचा हुआ भाग था उसकी जो पूर्ण किया किसने किया? इनके पुत्र पुलिंद भट्ट ने किया, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो कादंबरी क्या है? एक कथा है, और कथा का मतलब काल्पनिक, एक काल्पनिक घटना है, ठीक है। और कादंबरी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सुरा या मदिरा। कादंबरी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सुरा या मदिरा। ये क्वेश्चन टीजीटी का पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। कादंबरी का अर्थ है सुरा या मदिरा, ठीक है। तो इसी कादंबरी नायिका के आधार पर इसका नामकरण इन्होंने, कादंबरी जो है वो नायिका है, और इसी नायिका के आधार पर इन्होंने अपने कथा का जो नामकरण किया वो कादंबरी रखा। नायक है चंद्रापीठ और नायिका है कादंबरी, ठीक है। अच्छा, अब कादंबरी कथा लिखने का इनका उद्देश्य क्या था? कादंबरी में आपको ये बता दें कि कादंबरी के माध्यम से इन्होंने जो है पुनर्जन्म के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, सिद्ध किया, परिपुष्ट किया, ठीक। इनको लिखने का ये उद्देश्य था, कादंबरी कथा को लिखने का, कि मनुष्य को अपने पूर्व जन्म के किए कर्मों का फल इस जन्म में भोगना पड़ता है। इस कथा के माध्यम से इन्होंने यही संदेश हम सभी पाठकों को संप्रेषित किया, इस कथा के माध्यम से, कि मनुष्य को अपने पूर्व जन्म के किए गए कर्मों का फल इस जन्म में अवश्य ही भोगना पड़ता है। इसी सिद्धांत को परिपुष्ट करने के लिए इन्होंने एक काल्पनिक कथा कादंबरी की रचना की, ठीक। इसके नायक है चंद्रापीठ और नायिका है कादंबरी, ठीक। अब इसमें चंद्रापीठ और पुंडरीक, ठीक है ना, कि 3 जन्मों की कथा का वर्णन है। ये कथा जो है बहुत ही क्लिष्ट है, ठीक है। और इसमें कई भागों में, कई अंशों में इन्होंने पूर्वजन्म 3 जन्मों के वर्णन किया। कादंबरी कथा के माध्यम से इन्होंने चंद्रापीठ और जो राजा शूद्रक थे, चंद्रापीठ और पुंडरीक, इनके 3 जन्मों की कथा का वर्णन किया है। और क्या सिद्धांत प्रतिपादित किया इसके आधार से? क्या सिद्धांत हमको सामने रखा, क्या मैसेज रखा? कि मनुष्य को पूर्व जन्म के किए गए कर्मों का फल इस जन्म में अवश्य ही भोगना पड़ता है, ठीक। और इसके अलावा इस कादंबरी के बहुत सारे पात्र हैं, ठीक है। पत्रलेखा दासी है, इंद्रायुध घोड़ा है, अच्छोद सरोवर, शाल्मली वृक्ष का वर्णन है, ठीक है। और इसके बाद पुंडरीक, कपिंजल, वैशंपायन, ठीक। और जाबाली ऋषि हैं, हारित हैं, उनके शिष्य हैं, ठीक। ये सब इसके अन्य सहायक पात्र हैं।
तो ये तो हो गई कादम्बरी के विषय में, ठीक। और कादम्बरी जो है वो गद्य साहित्य का बहुत ही प्रसिद्ध कथा है और इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। हर्षचरित तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, और खासकर टेट सुपर टेट में हर्षचरित का ज्यादा अगर क्वेश्चन बनता है तो कादम्बरी से ही बनता है, ठीक। तो इन सब चीजों को आप ध्यान में रखते हुए इस पर आधारित आप प्रश्न भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कुछ भी हमने आपको बताया इस पर, ठीक है। और अब इसके आगे हम आपको राजा भर्तृहरि का जो नीति शतक है उसके विषय में हम आप पर चर्चा करेंगे, ठीक है। और अभी हम आपको बहुत शॉर्ट में वर्षन में बता रहे हैं हर चीज़ें, क्योंकि टेट सुपर टेट की हम आप बार बार बता रहे कि हम उसकी तैयारी करवा रहे हैं। उसमें बहुत हल्के से ऊपर से प्रश्न उठाया जाता है, ज़्यादा गहराई नहीं गया है विषय की, ठीक है। तो इसलिए अभी हम आपको ज़्यादा गहराई में ले भी नहीं चल रहा है, ठीक। और इसके बाद जब हम आपको टीजीटी के विषय में अध्ययन कराएंगे तब हम इसकी गहराई पर ले चलेंगे, ठीक है। तो अब आज हम अपने इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक। अगले में हम राजा भर्तृहरि और उनका जो नीति शतक आदि जो ग्रंथ है उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक। और आज हम अपने इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक। और इससे पहले के जो भी हमारे सारे वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, उसको आप देखिए। कोई दिक्कत हो बताइए, हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और उसके बाद जो है हमारे इस चैनल से यदि आप पहली बार जुड़े हैं, पहली बार उसको देख रहे हैं, तो उसको आप सब्सक्राइब करिए, ठीक। लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ठीक है। और आज हमें अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं अपना। जय हिंद।